तो अभी जब हमने न्यूक्लियर 1 पढ़ी थी, तो उसमें आपने जो मैंने अभी स्टार्ट में शो भी करवाया था, आपने फर्स्ट चैप्टर जो देखा था वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर था, ठीक है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में आपने न्यूक्लियर की जितनी भी बेसिक जो थी ना प्रॉपर्टीज़, वो हमने स्टडी की हैं और कुछ ड्राइव भी की हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आपने देखा था कि न्यूक्लियर का हम साइज़ कैसे न्यूक्लियस का फाइंड कर सकते हैं, न्यूक्लियस का जो मैस है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने उसमें डिस्कस किया कि न्यूक्लियस जो है उनके दरमियान जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके दरमियान वो किस तरह से एक दूसरे से बाउंड हुए हैं, मींस आपने बाइंडिंग एनर्जी उसकी कैलकुलेट की। उसके बाद आपने उनकी जो है मैस नंबर कैसे डिफाइन होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी। फिर आपने न्यूक्लियस एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होती है न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने की थी लास्ट में, क्वाड्रपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी आपने की थी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट की, वो आपको क्या बता रही थी, शेप ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो बता रही थी। अभी ये प्रॉपर्टीज हमने जनरली डिस्कस की हैं, ठीक है। अगर मॉडल्स की बात करें तो इससे पहले भी आपने मॉडल्स पढ़े हुए हैं। अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हुए हैं, एटम के बारे में डिफरेंट मॉडल पढ़े हैं। ये मैंने पहले भी आपको शुरू में बताया था, रदरफोर्ड का मॉडल है या बोहर का मॉडल है, ठीक है, या आपने समरफेल्ड मॉडल पढ़ा हुआ है। मॉडल जो होता है वो किसी भी किसी, जैसे आपने एटॉमिक मॉडल अगर पढ़ा है तो वो एटम के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा। आपने एटॉमिक मॉडल को अगर आप देखते हैं तो उसमें उसके पॉइंट्स बने होते हैं कि जी एटम का साइज ये होता है, एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, एटम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, एटम का मैस जो है वो आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो एक मॉडल जो होता है वो कोई भी उसकी जो एटम की पूरी प्रॉपर्टीज या उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे आप बोहर मॉडल देखते हैं तो बोहर मॉडल आपको ये भी बताता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ज्यादा मैस जो होता है वो एटम का वो न्यूक्लियस पे रिजाइड करता है। उसके बाद बोहर मॉडल आपको ये भी बताता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने ऑर्बिट्स की नंबरिंग आपको बता दी कि फर्स्ट ऑर्बिट के होता है, देन एल, देन एम, इस तरह से हर चीज़ उसकी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरह से कुछ आपके पास एटॉमिक मॉडल्स हैं एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो देयर मस्ट बी सम न्यूक्लियर मॉडल्स टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस की शेप क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हैं, क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्या उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, वो किस तरह से अरेंज है। जिस तरह से आप ये कह लें कि अगर आप एटम के बारे में सोचते हैं कि एटम के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से हैं, क्या वो बैलून्स की तरह से हैं कि वो अंदर न्यूक्लियस के उड़ रहे हैं, या किसी तरह से वो अरेंज हुए हैं, या वो कहीं अटैच हुए हैं। तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये एक्सप्लेनेशन होगी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, कि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का कैसा है। अगर आप ये बार बार कहते हैं कि न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है, तो अगर वो स्फेरिकल शेप है तो उस स्फेरिकल शेप के अंदर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो भी सर्कुलर शेप में पड़े हुए हैं, क्या वो भी ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, क्या वो भी शेल्स की फॉर्म में अरेंज है। उसके बाद न्यूक्लियस का चार्ज कैसे फाइंड आउट हुआ और न्यूक्लियस का साइज किस तरह से फाइंड आउट हुआ। ये सारे का सारा हमें एक प्रॉपर मॉडल हमारे पास हो और उस मॉडल की बेस पे हम पूरे न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर सकें। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है वो इस बारे में हुआ है। उस एक्सपेरिमेंटल वर्क का नतीजा है जो आपने चैप्टर 1 पढ़ा है। चैप्टर 1 में आपने जितनी भी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सारा का सारा कुछ एक्सपेरिमेंटली और कुछ थेरेटिकली एक्सप्लेन करके न्यूक्लियस की जनरल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफाइन की हैं। आप न्यूक्लियर के लिए कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको जो चैप्टर है न्यूक्लियस की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में वो उसमें मिलेगा और उसमें सारी जो बेसिक यही वाली प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सप्लेन की होंगी। लेकिन हमारे पास
कोई ऐसा पेट मॉडल नहीं है, कोई ऐसा कंप्लीट मॉडल नहीं है जिसके ज़रिए हम पूरे के पूरे न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर सकें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकें। तो लेकिन अटेम्प्ट बहुत की गई और अटेम्प्ट के नतीजे में कुछ मॉडल्स डेवलप भी हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पहले डाल्टन्स मॉडल आ गया, उसमें डेफिशिएंसीज थी, तो थॉमसन्स मॉडल आ गया। थॉमसन्स मॉडल में कुछ डेफिशिएंसी थी, तो आपका ये रदरफोर्ड मॉडल आ गया। फिर रदरफोर्ड मॉडल की जो मज़ीद उसमें डेफिशिएंसीज थी, उसको रिमूव करने के बाद हमारे पास बोहर मॉडल है, और बोहर मॉडल को हम एज हालांकि उसमें भी लिमिटेशंस हैं बोहर मॉडल में, लेकिन फिर भी हम बोहर मॉडल को कंसिडर करते हैं कि वो एक कंप्लीट मॉडल है जो कि हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। बोहर मॉडल के बाद हमारे पास समरफेल्ड मॉडल आया था। समरफेल्ड मॉडल ने न्यू कोई ख़ास उसमें चेंजेस तो नहीं दी, कैलकुलेशंस तो उसकी भी वही आई थी, जस्ट इतना सा उसने इसमें मॉडिफिकेशन दिया था कि हम हमेशा ये कहते आ रहे थे कि जो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, जबकि समरफेल्ड ने ये बोला कि इट मे बी सर्कुलर और इट मे बी एलिप्टिकल, मतलब एलिप्टिकल की उसने एडिशन की थी। तो इसी तरह से जब न्यूक्लियस की एक्सप्लेनेशन की बात आई तो बहुत सारे मॉडल डेवलप हुए एक्सपेरिमेंटली। तो उसमें देखा ये गया है कि कुछ मॉडल्स जो हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ मॉडल्स जो हैं वो कुछ को, यानी कि सारा कोई एक ऐसा मॉडल नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि बोहर मॉडल है जो कम्प्लीटली एटम को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा कोई मॉडल अभी तक न्यूक्लियस में नहीं है कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमने जो जनरली यहाँ पे न्यूक्लियस में मॉडल हैं जो आपके कोर्स में भी इनको किया गया, कंटेंट्स में भी, और जो जनरली हम लोग पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे, वो ये 4 मॉडल हैं। और भी मॉडल हैं लेकिन 4 मॉडल यहाँ पे ज़्यादा फोकस हुए हैं। इसमें ये आपके पास है, अगर आप ये देखें, मैं साथ साथ हाईलाइट कर रही हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट मॉडल है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है। जो फर्स्ट मॉडल है न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने के लिए वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल वो कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, तो ये पर्टिकुलरली बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ आइसोबार्स, आइसोबार्स अगर किसी के जहन में हो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स मैंने आपको बताया हुआ है। तो आइसोबार्स कितने स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद फिशन फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यानी जो फर्स्ट मॉडल है वो कौन सा है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, और ये इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन ये कंप्लीट प्रॉपर्टीज नहीं है न्यूक्लियस के बारे में, ये कुछ न्यूक्लियस के बारे में, जैसे ये सिर्फ उसकी बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है, या उसकी आइसोबार्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर फिनोमिनाज को, ठीक है। इसमें और कोई न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मॉडल देखें तो वो है शेल मॉडल। अब देखिए, शेल मॉडल के नाम से हमें पता चलता है कि शेल जो है वो हम ऑर्बिट्स या शेल्स के बारे में बोल रहे हैं, तो ये कोई न्यूक्लियस की शेल से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये कुछ स्पिन से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है। तो अगर हम देखें तो ये हमें एक्सप्लेनेशन देता है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम की, मैग्नेटिक मोमेंट की, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट की, और फिर ये हमें मैजिक न्यूक्लियाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैजिक न्यूक्लियाई एक्सप्लेन करता है। ये मैजिक न्यूक्लियाई क्या है, ये जब हम शेल मॉडल पढ़ेंगे तो उसके स्टार्ट में मैं आपको इसका इंट्रो दूंगी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर आइसोमरिज्म का फिनोमिना क्या है, ये स्ट्रिपिंग रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शंस हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस, इनडायरेक्ट डायरेक्शंस, ये आगे की एक्सप्लेनेशन है, अभी सिर्फ आपको टर्म्स के नाम बता रही हूँ। फिर अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है। तो अब ये देखें, ये जो मैंने जितनी प्रॉपर्टीज शेल मॉडल में नाम लिए हैं ये कोई ड्रॉप मॉडल में नहीं है, और जो ड्रॉप मॉडल की हैं वो कोई शेल मॉडल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है, मतलब अभी तक हमारे पास कोई प्योर ऐसा नहीं है कि जिसमें सारी प्रॉपर्टीज आए, तो ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थर्ड मॉडल आता है, वो है ऑप्टिकल मॉडल। ऑप्टिकल मॉडल किसे एक्सप्लेन करता है, ऑप्टिकल मॉडल इन सारे फिनोमिनाज को में से किसी को भी नहीं कर रहा।
ये कर रहा है शार्प रेजोनेंसेस, यानी हमारे पास स्कैटरिंग के फिनोमिनाज जो होते हैं ना, जब आपका कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन स्कैटरिंग करता है, आप न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ कोलिजन करे, इलास्टिक कोलिजन करे, तो इनकी कोलिजन के दरमियान जो रेजोनेंस के फिनोमिनाज होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करता है, स्कैटरिंग के फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये ऐसा फिनोमिना जो है वो ना तो शेल मॉडल एक्सप्लेन कर रहा था और ना ही लिक्विड ड्रॉप मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट हम जब एक्सप्लेन करें तो हमारे पास आता है एक फोर्थ मॉडल, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल जो है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल को यूनिफाइड करके यानी कंबाइन करके बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें लिक्विड ड्रॉप, जब आप कलेक्टिव मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे उसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी और शेल मॉडल वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी होंगी जो ये मॉडल एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा जो है प्रॉपर्टीज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक क्वाड्रोपोल मोमेंट। अभी मैंने पीछे बोला था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो शेल मॉडल है वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करता है, यहाँ कहीं भी मैग्नेटिक का जिक्र नहीं है। तो जो कलेक्टिव मॉडल है इट आल्सो एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट। ठीक है, उसके बाद आइसोमेरिक ट्रांजिशंस। ठीक है, आइसोमेरिक ट्रांजिशन यानी कि कुछ हमारे पास आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स के बाद आइसोमेरिक स्टेट्स हैं, और उन स्टेट्स के दरमियान जब आपके न्यूक्लियाई ट्रांजिशंस करते हैं तो उनको हम आइसोमेरिक ट्रांजिशंस कहते हैं। आइसोमर्स क्या है? ये न्यूक्लियाई के नाम ही है, कुछ स्पेशल किस्म के न्यूक्लियाई हैं जिनको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो ये सारी रेलिवेंट आपको शेल मॉडल में ही ये टर्म्स जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है एक्साइटेशन स्टेट्स को एक्सप्लेन करता है ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ये टर्म आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एक्साइटेशन स्टेट्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अभी आपने मैंने अभी एटॉमिक मॉडल में जो आपको लेवल्स बताए हैं वो आपके एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जब एक जो आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर से हायर में जाते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो वो एनर्जी लूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो इसी तरह से न्यूक्लियाई की कुछ रोटेशनल स्टेट्स भी होती हैं। रोटेशन के दरमियान भी वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। न्यूक्लियाई जब स्पिन कर रहे होते हैं या रोटेट कर रहे होते हैं या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो स्टेट जब जैसे जैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो इस पोजीशन चेंज होने को हम स्टेट का चेंज होना बोलते हैं। तो एक स्टेट से जब वो नेक्स्ट स्टेट में जाता है तो एनर्जी गेन करता है, और जब वो वापस उस स्टेट में वापस आता है तो वो एनर्जी लूज करता है। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल स्टेट्स या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो कंक्लूजन ये कि अभी तक हमारे पास जो डिस्कस हो रहे हैं जनरली न्यूक्लियस के, वो 4 मॉडल्स हैं, जिसमें आपके पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, शेल मॉडल है, ऑप्टिकल मॉडल है, और देन कलेक्टिव मॉडल है। ठीक है, तो बुक जो है वो कवर कर रही है 3 मॉडल्स को, और उन्हीं 3 मॉडल्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी क्लास, और यहाँ तक अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन? किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। कहीं सो तो नहीं रहे सारे? ठीक है जी, चलिए आगे हम जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मॉडल है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। अच्छा देखें, जैसे मॉडल के नाम से ही हमें पता चल रहा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक ड्रॉप मॉडल की तरह है, ड्रॉप की तरह है, लिक्विड के ड्रॉप की तरह है। हम क्या कहते हैं कि जो लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो एक स्फेरिकल शेप का ड्रॉप होता है,
तो हम न्यूक्लियस को भी स्फेरिकल शेप में बोलते हैं। तो इस वजह से हम इस कहते हैं कि ये जो मॉडल है, बोहर ने इसको डिज़ाइन किया है। तो बोहर जो है वो कंपेयर कर रहा है एक न्यूक्लियस की स्फेरिकल शेप की बेस पे उसको एक ड्रॉप के साथ। अच्छा, अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि उसके न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, आपका जो न्यूक्लियस होता है उन उसकी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जो न्यूक्लियस की शेप होती है, जो स्फेरिकल शेप होती है, वो न्यूक्लियस अपनी शेप को किस तरह से मेंटेन किए हुए है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं वो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जो कि शॉर्ट रेंज है और अट्रैक्टिव इन नेचर हैं। तो ऐसे ही बोहर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रॉप के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। तो वो एनालॉजी कर रहा है न्यूक्लियर फोर्सेस की विद द कोहेसिव फोर्सेस, के न्यूक्लियस को न्यूक्लियर फोर्सेस या शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बाउंड किए हुए हैं, और जो लिक्विड ड्रॉप है जो उसकी स्फेरिकल शेप है उसको स्फेयर की फॉर्म में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं उन्होंने बाउंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये मॉडल डिज़ाइन करने के लिए उसने जो बोहर है उसने कुछ अजम्पशंस ली और अज्यूम किया न्यूक्लियस को, क्योंकि जब भी हमने कोई मॉडल डिज़ाइन करना होता है तो कुछ चीज़ें हमें सपोज करनी होती हैं और अज्यूम करनी होती है, और बाद में कुछ जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो उसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है द न्यूक्लियस वाज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एन इनकम्प्रेसिबल स्फेरिकल ड्रॉप which has a high and uniform density। जिस तरह से आप कहते हैं ना जो ड्रॉप है आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से हम न्यूक्लियस को भी कंसिडर करते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल है। अगर डेंसिटी की बात करें तो जब आप एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं तो आप एटॉमिक मॉडल, बोहर मॉडल होगा, जो भी मॉडल है, तो आप उसमें ये कहते हैं कि एटम का जो मोस्टली मैस है वो उसके न्यूक्लियस पे रिजाइड करता है। इस बात का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका एटॉमिक वेट है ना, आप एटम का वेट ले रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मैस जो होता है वो उसके न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस हैवी है, उसमें न्यूक्लियस का वेट ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जिस तरह से ड्रॉप जो होता है वो यूनिफॉर्मली डेंस होता है और हाई डेंसिटी होती है और यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है, बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने जो आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था न्यूक्लियर फोर्सेस का, तो मैंने आपको उसमें कर्व, एक ग्राफ भी दिखाया था जिसमें बताया था कि सेंटर से कहाँ तक जाके जो वो डेंसिटी जो है वो तकरीबन 1.5 या 1.5 शायद इतना डिस्टेंस हमने कंसिडर किया था, जहाँ तक वो डेंसिटी जो है वो नियर अबाउट उसकी यूनिफॉर्म और स्फेरिकल रहती है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो इफेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रिड्यूस होता है। तो एक तो हमने शेप को कंपेयर किया है कि ड्रॉप की शेप भी स्फेयर होती है और जो आपका न्यूक्लियस है वो भी स्फेरिकल है। दूसरा हम डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है और ड्रॉप की भी डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है, और उसमें भी डेंसिटी यानी कि जो चार्ज न्यूक्लियस के अंदर भी जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह जो डेंसिटी है ड्रॉप की वो भी यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। ठीक है, सेकेंड ये कि जिस तरह से हमने कहा है कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। तो सेकेंड एजम्पशन इसकी ये थी कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स वो इंडिपेंडेंट है ऑफ स्पिन एंड चार्ज। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं है और स्पिन और चार्ज डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अगर ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका चार्ज पे डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा, अगर इनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं और हम ये फोर्सेस हमारे लिए क्या बेनिफिट देंगी अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन या अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर हमें कूलम फोर्सेस और जो अदर फोर्सेस हैं
मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, यानी कि जो आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, अगर हम इन सब को कंसिडर करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हमें न्यूक्लियर फोर्सेस और कूलम फोर्सेस हम फाइंड आउट करते हैं, उनको हम कंसिडर कर लें, तो हम बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं, पूरे न्यूक्लियाई की बात नहीं कर रहे, पर न्यूक्लियन, यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितनी है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियाई के केसेस में पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जो है वो सेम हो सकती है। थर्ड एजम्पशन इसकी ये थी कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं न्यूक्लियॉन्स के दरमियान, ये शॉर्ट रेंज हैं और अट्रैक्टिव इन नेचर हैं। तो ये भी हमें पता है, ये भी हमने न्यूक्लियस की जो उसकी प्रॉपर्टीज थी न्यूक्लियर फोर्सेस की, उसमें ये पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज हैं उसी को उसने इसकी एजम्पशन कंसिडर किया है, और उन्हीं एजम्पशन को कंसिडर करके उसने इसको कंपेयर कर लिया है कोएसिव फोर्सेस के साथ, और शेप को कंपेयर करके इन एजम्पशन की बेस पे उसने अपना मॉडल जो है वो डिफाइन किया है। ठीक है, तो मॉडल की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं अब कल से स्टार्ट करूंगी। अगर यहाँ पे किसी के पास, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस के लिए भी टाइम देना है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो बता दें। अपने माइक ऑन कर लें, मेरी तरफ से ऑन ही है, मैंने म्यूट नहीं किए। जी क्लास, मैम ड्रॉप का सिम से भी कोई रिलेशन है? थोड़ा लाउड बोलें, मुझे आवाज नहीं आ रही। लाउड बोलिए थोड़ा। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर उसकी मैं अगली एक्सप्लेनेशन करवा दूं। काफी है? ठीक जी है। मैम काफी है। हाँ, नींद बहुत आई हुई है इसलिए काफी है। ठीक है, मैंने तो फर्स्ट डे आज ये इसको इंट्रो किया है इसका सेकंड चैप्टर का। ठीक है, तो इसको रीड करें, फिर मैं इसको कल यहाँ से स्टार्ट करूंगी। तो ये मैं आपकी अटेंडेंस जो है ना वो साथ साथ नोट करूंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके, तो ये आपकी अटेंडेंस भी कंसिडर होगी, जितने लोग सुबह को। अभी मेरे पास कितनी है हमारा आपकी क्लास की स्ट्रेंथ? मैम ऑलमोस्ट 42 तक है। हाँ 42 तक है, और मेरे पास 18 जो है ना वो शो हो रहे हैं। जी मैम। ठीक है जी। अच्छा, ये इवनिंग का तो कोई पर्सन नहीं ना था इसमें? नो मैम, बस मॉर्निंग के ही है। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किया है ना, अब ये परमानेंट लिंक है। ठीक है, रोज इसी टाइम ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, इसी लिंक पे नो आपने ज्वाइन करना है। यही आपका मैंने सिंगल लिंक जनरेट किया है, डेली लिंक शेयर नहीं होगा, इसी लिंक पे आपने डेली ज्वाइन करना है, और यही 9 o'clock आपकी क्लास का टाइम। ओके मैम। ठीक है जी। जी।